साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। अपन बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित, और आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग के संदर्भ में, जहां से अच्छा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, कौन कौन से नए भाग जुड़े, साथ ही अपन आज की इस क्लास में जानेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल रहता है, व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल रहता है और न्यायपालिका किसको कहा जाता है। व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, कार्यपालिका क्या कार्य करती है, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंधों का उल्लेख कौन से भाग में, उन तमाम भाग के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखिएगा जरा, बात करें भारतीय संविधान के भाग, किसके बारे में बात करें, भारतीय संविधान के भाग, संविधान के भाग। देखिएगा साथियों, संविधान के भाग के बारे में बात करें तो आप सभी को पता होगा कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में कुल 22 भाग थे। यानी क्या ध्यान में रखना है, मूल संविधान में, मूल का मतलब 1950, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। मूल संविधान में कितने भाग थे, 22 भाग थे, आप सभी को पता होगा। जबकि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में भाग की संख्या कुल कितनी है, उपभाग सहित कुल 25 भाग है। कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। अब देखिए जरा, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन, और 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, और 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्यों समाप्त कर दिया गया, इसके पीछे सुनिएगा। भाग 7 में क्या था, 20 राज्यों का प्रशासन था। क्या था, 20 राज्यों का प्रशासन था। जब 20 राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई तो भाग को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस समय भारत में राज्यों की 4 श्रेणियां थी। राज्यों की कितनी श्रेणियां थी, 4 श्रेणियां थी, ए, बी, सी और डी। कितनी श्रेणियां थी, 4 श्रेणियां थी, ए, बी, सी और डी। राज्यों की 4 श्रेणियां थी। लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, और इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा क्या किया गया, राज्यों की श्रेणियों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और पूरे भारत में एक तो रखे गए राज्य, पूरे भारत में राज्य, और उन समय राज्यों की संख्या कितनी रखी गई, 14, और बाकी रखे गए क्या, केंद्र शासित प्रदेश। क्या रखे गए, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको अपन बोलते हैं संघ शासित प्रदेश, और इनकी संख्या कितनी थी, 6। ये मैं बात कब की कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं 1956 की। 1956 में आपको ध्यान में रखना है कि 1956 में भारत में कितने राज्य थे, 14 राज्य, और 6 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश। उससे पूर्व भारत में राज्यों की श्रेणियां थी, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों की श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया। जब राज्यों की श्रेणियों को समाप्त किया गया तो जो 20 राज्य का प्रशासन था, अर्थात भाग 7 को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्लियर है बात। कारण पता होना चाहिए, भाग 7 क्यों समाप्त किया। भाग 7 को इसलिए समाप्त किया गया क्योंकि इसमें 20 राज्यों का प्रशासन था। जब राज्यों की श्रेणियां समाप्त कर दी गई तो भाग 7 को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इनके बाद आपको ध्यान में रखना है, 4 नए उपभाग जोड़े गए। कितने उपभाग जोड़े गए, 4 नए उपभाग जोड़े गए, 4A, 9A, 9B और 14A। 4 नए उपभाग जोड़े गए। कौन कौन से, 4A, 9A, 9B और 14A। सबसे पहले बात करें 4A के संदर्भ में। 4A में उल्लेख किया गया किनका, मौलिक कर्तव्य का। किनका उल्लेख किया गया, भाग 4A में किसका उल्लेख किया गया, मौलिक कर्तव्य का। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, जब बाद में जोड़े गए तो नया भाग जोड़ा गया। और ये कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, जो लागू कब हुआ था, 3 जनवरी 1997 को। इसके बाद बात करते हैं भाग 9A की। 9A में उल्लेख किया गया है नगरीय निकाय का। किसका उल्लेख किया गया है, नगरीय निकाय का उल्लेख किया गया है। और ये 9B कब जोड़ा गया, 9A कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान में रखना है 74वें संविधान संशोधन द्वारा।
कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन। और 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, जो 1993 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसके बाद आपको ध्यान में रखना भाग 9B, और 9B में किसका प्रावधान है? सहकारी संस्थाओं का। किसका प्रावधान है? सहकारी संस्थाओं का प्रावधान किया गया है। कौन से भाग में? भाग 9B। और 9B कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 97वें संविधान संशोधन, और 97वां संविधान संशोधन 2011 में। इसके बाद बात करें भाग 14A की, तो 14A में उल्लेख किया गया है प्रशासनिक अधिकरण का। किसका उल्लेख किया गया है? प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख किया गया है। और ये जो कब जोड़ा गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1976, जो 1976 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। साथियों, इस भाग को याद कर देने से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हमें नहीं पता कि आर्टिकल में किसका उल्लेख है, लेकिन अगर आपको भाग में अगर आपने बांट के पढ़ा है, पूरा अलग अलग करके पढ़ा है, तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्या होने वाले हैं? क्लियर होने वाले। एक भाग समाप्त किया गया, कौन सा? 7वां। 4 नए उपभाग जोड़े गए, 4A, 9A, 9B और 14A। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में या तो ये 4 भाग दे देंगे, इनके संदर्भ में नई ये जो आलेख जोड़े गए इसका, या फिर अमेंडमेंट ध्यान में रख रहे हैं, यानी कौन से संविधान संशोधन, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में भाग से संबंधित अंतिम संविधान संशोधन कौन सा है? भारतीय संविधान में भाग से संबंधित अंतिम संविधान संशोधन कौन सा किया गया? 97वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9B। एक एक भाग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें भाग 1 भाग, और इसके साथ आर्टिकल भी ध्यान में रखने। देखिए जरा, सबसे पहले बात करें कौन से भाग के संदर्भ में? भाग 1। भाग 1 में उल्लेख किया गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। किसका उल्लेख किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और अनुच्छेद की बात करें तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है आर्टिकल 1 से लगाकर आर्टिकल 4 तक जो है ये भाग 1 में उल्लेखित किया गया है। कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 से लगाकर आर्टिकल 4 तक जो है ये भाग 1 में उल्लेख किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात करें भाग 2 के संदर्भ में। नेक्स्ट आपको कौन सा भाग ध्यान में रखना है? भाग 2। और भाग 2 में किसका प्रावधान किया गया है? नागरिकता से संबंधित। किससे संबंधित प्रावधान किया गया है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। और नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 5 से लगाकर आर्टिकल 11 तक। देखिए जरा, नागरिकता के संदर्भ में बात करें तो नागरिकता कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, इसके लिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल लिखा के आगे अपन बात करेंगे नागरिकता से संबंधित, जिसमें संसद को जो है ये विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद को क्या बनाने का? विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। और संसद ने 1955 में नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाई, और उसी विधि के तहत जो है नागरिकता की प्राप्ति और नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में प्रावधान किए गए। जबकि भाग 1 में भारत के परिचय के बारे में बात की गई है कि आर्टिकल 1 में लिखेंगे ना, इंडिया दैट इज भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। साथ ही आर्टिकल 2 में अर्जी क्षेत्र के संदर्भ में, आर्टिकल 3 में नए राज्य का गठन कैसे होगा, राज्य की सीमा में परिवर्तन कैसे होगा, राज्य के नाम में परिवर्तन कैसे होगा, ये सारे के सारे जो हैं आर्टिकल 3 में उल्लेखित किए गए। तो सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, और नागरिकता के संदर्भ में अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखने हैं आर्टिकल 5 से लगाकर आर्टिकल 11 तक। तीसरा जो भाग आप ध्यान में रखेंगे कौन सा भाग? भाग 3। और भाग 3 को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार का। किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 35 तक जो है ये मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। आप आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। इसके बाद बात करें कौन से भाग की, तो आपको ध्यान में रखना है भाग 4। भाग 4 में दिया गया साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इनका उल्लेख जो किया गया है वो आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक, इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य जब भी नई नीतियों का निर्माण करेगा, राज्य जब भी नई नीतियों का निर्माण करेगा, इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्योंकि भारत को कैसा राज्य बनाना है, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। तो लोक कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में भारतीय संविधान का कौन सा भाग है, भाग 4। जबकि आपसे पूछे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है, भाग 3 को, क्योंकि भाग 3 में नागरिकों के लिए क्या दे रखे हैं, मौलिक अधिकार दे रखे हैं। अगला देखिए जरा, अगला आपको ध्यान में रखना भाग 4A। कौन सा ध्यान में रखेंगे, 4A। और 4A के संदर्भ में अभी आपने बात की थी कि 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। जो लागू कब हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, जो लागू हुआ था आपके 3 जनवरी 1977 को। कब लागू हुआ था, 3 जनवरी 1977 को। और इस भाग 4A में किसका उल्लेख किया गया है, मौलिक कर्तव्य का। किसका उल्लेख किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पहले 10 कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4A में 11 मौलिक कर्तव्य। यहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसका प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। निम्नलिखित में से किसका प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। विकल्प नंबर 1 देंगे, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। किनका नहीं था, फिर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसको 42वें संविधान संशोधन, और 42वां संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है कब हुआ था, 1976 जो लागू हुआ था कब, 1977 को। और इसमें क्या जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अगर आपसे आर्टिकल पूछे, अनुच्छेद पूछे, तो ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 51A में किसका उल्लेख किया गया है, मौलिक कर्तव्यों का। देखिए जरा, ये जहां कहीं कैपिटल मिले आपको ABCD इस प्रकार से, इसका मतलब है ये बाद में जोड़े गए। इसका मतलब क्या है, ये संविधान संशोधन करके जोड़े गए। और इस प्रकार से अगर आपको अल्फाबेट मिले, इसका मतलब क्या समझना है, ये कब की बात हो रही है, मूल संविधान की। और ये जो हैं ये बाद में जोड़े गए, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे ही मैंने लिखा आर्टिकल 51A, इसका मतलब क्या हुआ, ए कैपिटल लिखा, और कैपिटल लिखते ही आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये मूल संविधान का तो नहीं है। कैपिटल जहां कहीं मिले, इसका मतलब हमेशा होगा कि बाद में संविधान संशोधन करके जोड़े गए। क्लियर है बात। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। और अगला भाग आपको ध्यान में रखना है, भाग है नंबर 5। किसका उल्लेख किया गया है, संघ सरकार का। किसका उल्लेख किया गया है, संघ सरकार का। और संघ सरकार के संदर्भ में अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 151 तक। कहां से कहां तक, आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 151 तक किसका उल्लेख किया गया है, संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। अब इस संघ सरकार को आपको ध्यान में रखना है, कितने भागों में बांटते हैं अपन, 3 भागों में। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, देखिए जरा। सबसे पहला सरकार का जो अंग होता है उसको अपन बोलते हैं कार्यपालिका। अपन जानेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं और व्यवस्थापिका में कौन कौन शामिल होते हैं। दूसरा जो अंग रहता है उसको अपन बोलते हैं व्यवस्थापिका। दूसरा जो अंग रहता है कौन सा है, व्यवस्थापिका। तीसरा जो अंग रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग है, 3 अंग है। अपने को अपन पॉलिटी पढ़ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने ये नहीं पता रहता है कि कार्यपालिका में कौन शामिल होता है, कार्यपालिका का क्या अर्थ है, कार्यपालिका क्या कार्य करती है, न्यायपालिका क्या कार्य करती है, आपकी व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है। अगर आपने इस प्रकार से पॉलिटी को पढ़ा तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। और जैसे ही कार्यपालिका से संबंधित पूछा जाएगा आप कहेंगे कार्यपालिका का मतलब तो ये इसमें शामिल रहेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले मैंने कहा सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। कौन कौन से, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। सरकार का चौथा अंग माना जाता है किसको, मीडिया को। चौथा स्तंभ किसको माना जाता है, मीडिया को माना जाता है। लेकिन वर्तमान में मीडिया भी जो है ना थोड़ा अलग ही व्यवहार कर रहा है। देखिए जरा, कार्यपालिका के संदर्भ में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 52 से लगाकर आर्टिकल 78 तक इसका उल्लेख किया गया है कार्यपालिका का। अनुच्छेद
79 से लगाकर आर्टिकल 122 तक किसका उल्लेख किया गया है? व्यवस्थापिका का। एक यहाँ पर छोटा सा ध्यान में रखना है, आर्टिकल 123 में किसका उल्लेख है? अध्यादेश का। किसका उल्लेख किया गया है? अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। इसके बाद बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 124 से लगाकर आर्टिकल 147 तक। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहां मैंने लिखा आर्टिकल 151 और यहां मैं आर्टिकल 147 पे क्या कर रहा हूं? समाप्त कर रहा हूं। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल 148 से लगा यहां इस आपका रहेगा सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय, जिसे अपन उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। कौन सा न्यायालय कहते हैं? उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है? यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 148 से लगाकर, कहां से? आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल 151 तक जो है ये किसका प्रावधान किया गया है? सीएजी का, जिसको अपन क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सीएजी। कहां से कहां तक? आर्टिकल 148 से लगाकर आर्टिकल 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी का प्रावधान है, जो सरकार की क्या करता है? खातों की ऑडिट करता है और इसके बाद जो है जांच करता है ना। आगे अपन बात करेंगे सीएजी के क्या कार्य रहते हैं। देखिए जरा, अब वापस आते हैं कार्यपालिका के संदर्भ में। कार्यपालिका के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 52 में उल्लेख किया गया है। पहले कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो एक तो राष्ट्रपति, एक अपन इसमें मान सकते हैं किनको? उपराष्ट्रपति को, एक अपन मान सकते हैं किनको? प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद को, और एक इसमें आपको ध्यान में रखना किनका? महान्यायवादी को, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। देखिए जरा, यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 52 में। उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 63 में। प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 75 में। 75 में। मंत्रिपरिषद का कौन से में? 74 में। और महान्यायवादी का कौन सा है? 76 में। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कार्यपालिका, और कार्यपालिका का अनुच्छेद 52 से लगाकर 78, जिसमें राष्ट्रपति आर्टिकल 52, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63, प्रधानमंत्री 75, मंत्रिपरिषद 74 और महान्यायवादी 76। अब आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा कौन कौन सा कार्यपालिका में शामिल है और कौन कौन कार्यपालिका में शामिल नहीं है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि कार्यपालिका का मतलब आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 78 की बात हो रही है और कार्यपालिका में ये शामिल रहते हैं। क्लियर है बात? बढ़ते हैं आगे। देखिए जरा, यहां पर आपको ध्यान में रखना है व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका का मतलब होता है संसद। संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 79। और संसद के कितने? संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का अंग भी होता है और राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का अंग भी होता है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और दूसरी कौन सी सभा? लोकसभा। कौन सी सभा? एक तो राज्यसभा और दूसरी कौन सी सभा? लोकसभा। अब ये संघ सरकार, अपन एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। मैं कह रहा हूं ना, पहले आप इस प्रकार से पढ़िएगा ताकि आपका ब्लूप्रिंट पता हो कि संविधान में अपन किस किस के बारे में जानने वाले हैं। अपन क्या करते हैं, पढ़ते तो है लेकिन पढ़ने का सीक्वेंस नहीं है, या फिर अपन इस प्रकार से नहीं पढ़ पाते हैं कि अपना एग्जाम में प्रश्न सही हो। देखिए, अब पॉलिटी पढ़ने का एक सिस्टम है। जिस प्रकार केंद्र में ये व्यवस्था रहती है वैसे की वैसी राज्य में भी रहेगी। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति रहता है, बोलो राज्य में कौन रहेगा? राज्यपाल रहेगा। जिस प्रकार केंद्र में उपराष्ट्रपति रहता है, राज्यों में उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री रहेगा, राज्य में कौन रहेगा? मुख्यमंत्री। यानी जो शक्ति प्रधानमंत्री को प्राप्त होगी राज्य में, वही किनको प्राप्त होगी? मुख्यमंत्री को प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री की एक मंत्रिपरिषद होगी, उसी प्रकार मुख्यमंत्री की भी मंत्रिपरिषद होगी। यहां पर महान्यायवादी होगा, राज्य में कौन होगा? महाधिवक्ता होगा। ये केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देगा, वो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देगा। यहां पर कानून निर्माण की संस्था है जिसका नाम क्या है? संसद। राज्य में क्या है? विधानमंडल। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। विधानमंडल के भी कितने हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन से? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल के भी 2 सदन हैं, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद।
सुप्रीम कोर्ट बात हो गई। अब बात करते हैं कि कार्यपालिका क्या काम करती है और व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, कार्यपालिका के संदर्भ में बात करें, सबसे पहले व्यवस्थापिका के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है कि संसद क्या कार्य करती है भाई, कानूनों का निर्माण करना। क्या करना? कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। कानूनों का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है? व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका का कार्य क्या होगा? कार्यपालिका का कार्य होगा कानूनों को क्या करना? लागू करना। कार्यपालिका का कार्य होगा कानूनों को क्या करना? लागू करवाना। यानी जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उन कानूनों को लागू करवाने का कार्य कौन करता है? कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। जो कानून किन्होंने बनाए हैं? जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं उन कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका इन दोनों ने कानून संविधान के अनुसार बनाए हैं अथवा नहीं बनाए हैं, क्योंकि संविधान देश की क्या है? सर्वोच्च विधि है। इसकी जांच कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये तो है कार्यपालिका, ये तो क्या है? कार्यपालिका, ठीक है। और ये क्या है? व्यवस्थापिका। और ये क्या है? न्यायपालिका। और मैंने कहा देखिए जरा कि व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का क्या करना? निर्माण करना। इनका कार्य क्या होता है? कानूनों को क्या करना? लागू करवाना। कानूनों को क्या करना? लागू करवाना। अब न्यायपालिका का कार्य क्या होगा? आप सभी को पता है भारत में जो है ये संविधान है। ये क्या है? संविधान है। और संविधान भारत की क्या है? सर्वोच्च विधि है। संविधान भारत की क्या है? सर्वोच्च विधि है। और इन सब को जो है ना, इन सब को जो है संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना होगा। किन किन को? अगर व्यवस्थापिका कोई कानून बना रही है तो व्यवस्थापिका को इस संविधान के दायरे में रहकर कानून बनाना होगा। कार्यपालिका उसको लागू करवा रही है, इसको भी संविधान के दायरे में रहकर करना होगा। अब ये तय कौन करेगा कि संविधान के दायरे से बाहर है? इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय है ना, यहां पर कौन है? न्यायपालिका। न्यायपालिका को क्या बनाया गया है? न्यायपालिका का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय। अपन संघ सरकार की बात कर रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय, इस सर्वोच्च न्यायालय को क्या बनाया गया है? संविधान का रक्षक या अभिभावक, संविधान का संरक्षक या अभिभावक। क्या बनाया गया है? संविधान का संरक्षक या अभिभावक। कि जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए हैं, जो कानून कार्यपालिका ने लागू किए हैं, वो संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है। भाई जो कानून, क्योंकि संविधान क्या है? देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान के दायरे में रहकर ही सरकार को क्या करना होगा? कार्य करना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को क्या बनाया गया है? संविधान का संरक्षक या अभिभावक। अगर संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया जो संविधान के विपरीत है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका ऐसे कानून को क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। क्या कर देगी? समाप्त कर देगी। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इससे पूर्व हमें नहीं पता था कि कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं, व्यवस्थापिका में कौन शामिल होते हैं, कार्यपालिका क्या कार्य करती हैं, व्यवस्थापिका क्या कार्य करती हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती हैं, व्यवस्थापिका में संसद होती है और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये न्याय के संदर्भ में निर्णय तो करता ही करता है, साथ ही संविधान का क्या है? अभिभावक या संरक्षक है। और अभिभावक और संरक्षक होने का मतलब यह है कि संविधान के दायरे में रहकर इन कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को क्या करना होगा? कार्य करना होगा। यहां पर एक बात आप लोगों को और ध्यान में रखनी है कि भारत में जो है, क्या ध्यान में रखेंगे? ये तो है संविधान और ये है अपनी संसद, पार्लियामेंट। पहले इसकी शब्दावली को समझिएगा, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे संविधान तो बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। ये संविधान यहां पर आपको ध्यान में रखना है। और ये है आपकी न्यायपालिका। कौन सी पालिका? न्यायपालिका। अब मैं 3 देशों का एग्जांपल ले रहा हूं। सबसे पहले लेता हूं किनका?
सबसे पहला मैं लेता हूं ब्रिटेन का। इनके संदर्भ में बात करें ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जो है संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में क्या है? संसद क्या है? सर्वोच्च है। संसद क्या है? सर्वोच्च है। मैं बात करूं किनकी? अमेरिका की। वहां पर क्या है? वहां पर आपको ध्यान में रखना है न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका क्या है? सर्वोच्च है। और मैं बात करूं किनकी? भारत की। तो भारत में कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी भारत में संविधान सर्वोच्च है, और संविधान सर्वोच्च होने का मतलब है कि संसद और न्यायपालिका इन सबको संविधान के दायरे में रहकर क्या करना होगा? कार्य करना होगा। लेकिन भारत में संसद के संदर्भ में एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि भारत में संसद संप्रभु है। भारत में संसद क्या है? संप्रभु है, लेकिन सर्वोच्च नहीं है। लेकिन सर्वोच्च नहीं, ये हम सब लोग खूब पढ़े थे, सर्वोच्च नहीं है। लेकिन सर्वोच्च क्यों नहीं है, ये आपको आज पता चला होगा कि संसद सर्वोच्च इसलिए नहीं है कि भारत में सर्वोच्चता किसकी स्वीकार की गई है? संविधान की स्वीकार की। क्लियर है ना बात? कार्यपालिका क्या कार्य करती है, व्यवस्थापिका क्या कार्य करती है, और न्यायपालिका क्या कार्य करती है। ठीक है, सर्वोच्चता किसकी स्वीकार की गई? भारत में संसद की सर्वोच्चता जो है स्वीकार नहीं करके संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। लेकिन संसद को संप्रभुता प्रदान की गई है। संप्रभुता का मतलब है संसद के दायरे में जो जो विषय हैं, संसद उस पर कानून बना सकती है, लेकिन कानून संविधान के दायरे में रहते हुए ही बनाना होगा, क्योंकि संविधान देश की कैसी विधि है? सर्वोच्च विधि है। अगला देखिए, अगला आप बात करें कौन से भाग के संदर्भ में? भाग 6। कौन सा? भाग 6। और भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य सरकार। किसका उल्लेख किया गया है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार के अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल आपको पता होगा, पिछले बार जो आर्टिकल पढ़े थे अपने कहां से कहां तक, तो आर्टिकल पढ़े थे आपके 52 से लगाकर 151 तक। अब आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 152 से लगाकर आर्टिकल 237 तक। देखिए जरा, आर्टिकल 152 से लगाकर आर्टिकल आपके 237 तक राज्यों के संदर्भ में प्रशासन का उल्लेख किया गया है। यहां पर राज्य के संदर्भ में बात करें तो राज्य में भी 3 अंग होंगे। राज्य में भी कितने अंग होंगे? 3 अंग होंगे। कौन कौन से? सबसे पहले अपन बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका, उसके बाद बात करते हैं राज्य की व्यवस्थापिका, और उसके बाद बात करते हैं राज्य की न्यायपालिका। कौन कौन सी? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका और राज्य की न्यायपालिका। यहां पर कार्यपालिका का क्या मतलब होगा? तो यहां पर कार्यपालिका का मतलब होगा राज्यपाल। राज्यपाल के बाद आप ध्यान में रख सकते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के साथ आप ध्यान में रख सकते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के साथ आप ध्यान में रख सकते हैं महाधिवक्ता, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 153, कार्यपालिका का उल्लेख आर्टिकल 152 से लगाकर, कहां से? आर्टिकल 152 से लगाकर आर्टिकल 167 तक जो है ये किसका प्रावधान किया गया है? राज्य की कार्यपालिका का। देखिए जरा, आर्टिकल 152 में 153 में राज्यपाल, 164 में मुख्यमंत्री, 163 में मंत्रिपरिषद, और 165 में किसका उल्लेख किया गया है? महाधिवक्ता। इसके बाद बात करें किसकी? व्यवस्थापिका की। तो व्यवस्थापिका में क्या आएगा? विधानमंडल। क्या आएगा? विधानमंडल। और विधानमंडल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 168। विधानमंडल के कितने? 3 अंग होंगे। कौन कौन से? एक तो होगा राज्यपाल, दूसरी होगी विधानसभा, और तीसरा कौन सा? विधान परिषद। तीसरा कौन सा ध्यान में रखेंगे? विधान परिषद। अब देखिए जरा, अगर राज्यपाल के संदर्भ में अपन बात कर चुके हैं आर्टिकल 153, विधानसभा की बात करें तो आर्टिकल 170, और विधान परिषद की बात करें तो आर्टिकल 171। और राज्य में कौन सा न्यायालय होता है? तो राज्य में न्यायालय होता है उच्च न्यायालय, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान जो है ये आर्टिकल 214। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में आप ध्यान में रखना आर्टिकल 124। कौन सा ध्यान में रखेंगे? आर्टिकल 124। जबकि हाईकोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल कौन सा है? 214। देखिए जरा कितनी खूबसूरत व्यवस्था कर रखी है राज्य सरकार के संदर्भ।
राज्य सरकार के संदर्भ में बात करें, कार्यपालिका, कार्यपालिका में राज्यपाल शामिल रहता है, मुख्यमंत्री रहता है, मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद रहती है और कानूनी सहायता के लिए एक महाधिवक्ता होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। उसी प्रकार जिस प्रकार केंद्र में संसद थी, राज्य में क्या रहेगी, विधानमंडल रहेगा। विधानमंडल का आर्टिकल 168, राज्यपाल आपके हो ही गया है, विधानसभा आर्टिकल 170 और विधान परिषद आर्टिकल 171। आर्टिकल 169 में लिखा गया है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या अगर किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति करनी है, उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 169 में किया गया। और हाईकोर्ट से संबंधित प्रावधान की बात करें तो हाईकोर्ट आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 214। तो देखिए जरा, आर्टिकल 168 से लगाकर आर्टिकल 213, आर्टिकल 168 से लगाकर 213 और 213 में आपका रहेगा कौन सा, 212। 213 में क्या रहेगा, अध्यादेश। आर्टिकल 213 में क्या है, अध्यादेश का प्रावधान किया गया है जो राज्यपाल की कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति। यहां पर थोड़ा सा आपको अलग से ध्यान में रखना है, आर्टिकल 213 में किसका प्रावधान किया गया है, अध्यादेश। तो अध्यादेश के संदर्भ में दो आर्टिकल हो गए, कौन कौन से, अगर राज्यपाल के अध्यादेश के संदर्भ में पूछे तो आर्टिकल 213 करना है और राष्ट्रपति के अध्यादेश के संदर्भ में पूछे तो आर्टिकल 123 करना है। देखिए जरा, अध्यादेश आर्टिकल 213, अध्यादेश किसके संदर्भ में, राज्य सरकार के संदर्भ में। कौन जारी करता है, राज्यपाल। उसी प्रकार से देखिएगा जरा, उसी प्रकार से अपन बात करें तो आर्टिकल 123 में कौन जारी करता है, राष्ट्रपति, संघ सरकार के विषयों से संबंधित। क्लियर है बात। और यहां पर अपन हाईकोर्ट की बात कर चुके हैं, हाईकोर्ट जो है आर्टिकल 214। अब काम क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं जरा। सबसे पहले बात करते हैं व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका का काम है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का क्या करना, निर्माण करना। जो राज्य सूची के विषय हैं, इन राज्य सूची के विषय पर कानूनों का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है, राज्य सूची के विषय पर कानूनों का निर्माण राज्य की व्यवस्थापिका के द्वारा। और व्यवस्थापिका का मतलब विधानमंडल। कई राज्यों में विधानसभा एक ही है और कई राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। इनका कार्य क्या होता है, कानूनों को लागू करवाना। कानूनों को क्या करवाना, लागू करवाना। कानूनों को क्या करवाना, लागू करवाना। कानूनों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किनकी रहती है, कानूनों के लागू करवाने की जिम्मेदारी भाई साहब रहती है किनकी, कार्यपालिका। क्लियर है ना बात। अब बात करते हैं दोनों को आपको तुलनात्मक रूप से कैसे पढ़ना है। पॉलिटी पढ़ने का एक सिस्टम होता है, अगर आपने इस तरीके को जान लिया तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल इजी वे में आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। देखिए जरा, अपने दोनों के बारे में बात कर ली, कौन सी सरकार, संघ सरकार, और दूसरी कौन सी सरकार, राज्य सरकार। कौन सी सरकार, संघ सरकार और कौन सी, राज्य सरकार। अब देखिए जरा, संघ सरकार और राज्य सरकार के संदर्भ में बात करें तो संघ सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, भाग 5। राज्य सरकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, भाग 6। कौन से भाग में है, भाग 6। इसके बाद देखिए, अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 151 तक इसका उल्लेख है संघ सरकार। और इनके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 152 से लगाकर आर्टिकल जो है 237 तक इसका उल्लेख किया गया है राज्य सरकार। आगे देखिए जरा, संघ सरकार के 3 भाग अपने पढ़े थे, कौन कौन से, यहां पर है कार्यपालिका, दूसरा जो भाग है उसको अपन बोलते हैं व्यवस्थापिका, और तीसरा जो भाग है उसको अपन बोलते हैं न्यायपालिका। यहां पर भी राज्य के कितने भाग हैं, सरकार के, राज्य सरकार के भी 3 भाग हैं। एक तो है आपकी कार्यपालिका, दूसरा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, व्यवस्थापिका, और तीसरा जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, न्यायपालिका। कौन सा रहेगा, न्यायपालिका। अब देखिए जरा, यहां पर अनुच्छेद की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कार्यपालिका का उल्लेख आर्टिकल 52 से लगाकर आर्टिकल 78 तक, आर्टिकल 79 से लगाकर आर्टिकल 122 तक, और 123 में क्या है, अध्यादेश। 123 में क्या है, अध्यादेश। और इसके बाद न्यायपालिका आर्टिकल 124 से लगाकर आर्टिकल 147 तक इसका उल्लेख है। न्यायपालिका आर्टिकल 148 से 151 तक आपके हो गया किनका, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक,
यहाँ पर कार्यपालिका आर्टिकल 152 से लगाकर आर्टिकल 167 तक राज्य की कार्यपालिका, राज्य की व्यवस्थापिका आर्टिकल 168 से लगाकर आर्टिकल 212 तक, और आर्टिकल 213 में क्या है, अध्यादेश। और आर्टिकल की बात करें आगे तो न्यायपालिका में आर्टिकल 214 से लगाकर कौन सा बच गया, 237 तक। कहाँ से, 214 से लगाकर 237 तक जो है ये हाईकोर्ट से संबंधित और हाईकोर्ट के साथ जिला न्यायालय का भी उल्लेख आर्टिकल इन्हीं आर्टिकल में किया गया है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा देश की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल रहता है, तो आप कहेंगे भाई साहब एक तो राष्ट्रपति रहता है, इनके अलावा एक प्रधानमंत्री रहता है, एक प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद के साथ इनको सलाह देने के लिए क्या होता है, एक महान्यायवादी होता है। क्या होता है, महान्यायवादी होता है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो अपन बात कर ही चुके हैं, राष्ट्रपति आर्टिकल 52, प्रधानमंत्री आर्टिकल 75, मंत्री परिषद 74 और महान्यायवादी आर्टिकल 76। अगर इनकी बात करें तो आपको पता होगा कि केंद्र में कानून बनाने की जो संस्था होती है उसको अपन पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद बोलते हैं। और संसद से संबंधित आर्टिकल की बात करें तो आपको पता होगा कि संसद से संबंधित आर्टिकल जो है ये कौन सा रहने वाला है, 79। और संसद के दो सदन रहते हैं, कौन कौन से, एक तो है राज्यसभा, कौन सी सभा, राज्यसभा आर्टिकल 80, और दूसरी जो सभा है उसको अपन क्या बोलते हैं, लोकसभा, और लोकसभा का आर्टिकल कौन सा, 81। और यहाँ पर क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अब बात करते हैं किनकी, इनके संदर्भ में। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, एक तो रहता है राज्यपाल, राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 153। इनके अलावा एक रहता है राज्य में मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का आर्टिकल 163, 164, मुख्यमंत्री का 164, और मुख्यमंत्री की एक क्या होती है, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का उल्लेख आर्टिकल 163, और एक होता है क्या, महाधिवक्ता, जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में क्या देता है, परामर्श। महाधिवक्ता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 165। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है राज्य की विधानमंडल, क्या होती है, राज्य की विधानमंडल। और विधानमंडल के कितने, दो सदन होते हैं, एक तो होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि विधानमंडल का उल्लेख है आर्टिकल 168, विधानसभा का आर्टिकल 170 और विधान परिषद का आर्टिकल 171। और यहाँ पर क्या रहता है, हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट का कौन सा है, 214। रट्टा मारने की आवश्यकता कहाँ है, इसी प्रकार से पढ़िएगा ना। अब पूछ ले आपका, मूलतः यही तो पढ़ना है, अपन एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि कार्यपालिका क्या होती है केंद्र की, राज्य की क्या होती है। केंद्र की कार्यपालिका में कौन शामिल रहता है, राज्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में कौन शामिल रहता है। अब देखिए जरा आपसे प्रश्न पूछे कि राज्य की कार्यपालिका का काम क्या होता है, कि जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाए उन कानूनों को लागू करना। यहाँ पर कानून कौन बना रहा है, व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका का मतलब कौन बना रही है, विधानमंडल। और ये कार्यपालिका ऐसे कानूनों को क्या करवा रही है, लागू करवा रही है। कौन से भाग तक बात हो गई, भाग 6 तक। अगला भाग कौन सा, ध्यान में रखना है, भाग 7। और भाग 7 के संदर्भ में अपन बात कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से अपन रिपीट कर देते हैं। भाग 7 में क्या था, बी राज्यों का प्रशासन, बी राज्यों का प्रशासन। और बी राज्यों के प्रशासन से संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें, अगर आर्टिकल की बात करें, तो आपको यहाँ जरूर ध्यान में रखना है अनुच्छेद कौन सा, 238। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन से भाग को समाप्त कर दिया गया, भाग 7 को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में भाग 7 और न ही आर्टिकल 268 जो है 238 जो है अस्तित्व में है। अगला आपको ध्यान में रखना है भाग 8। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन। जो यूनियन टेरिटरी हैं इन क्षेत्रों का प्रशासन। और इनसे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 239 से लगाकर आर्टिकल 242 तक इसका प्रावधान किया गया। किनका, संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन। जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली हो गया,
पुदुचेरी हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, जो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें से 2 में विधानसभा है, 1 में बनने की बात चल रही है जम्मू कश्मीर में, उनसे संबंधित सारे प्रावधान जो हैं कौन से आर्टिकल हैं 239 से लगाकर 242 तक। अब देखिए जरा, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया, कौन से राज्य का? जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया और अभी वहां विधानसभा बनी नहीं है। विधानसभा के गठन हो जाने के बाद अगर आपसे पूछे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारतीय संविधान के कौन कौन से आर्टिकल से संबंधित हैं, आप कौन सा कहेंगे? 239 से लगाकर 242। अगर ये तभी कह पाएंगे जब अपने को एक एक भाग के बारे में क्या है जानकारी है। अगला आपको ध्यान में रखना है भारतीय संविधान का भाग 9, और भाग 9 में सबको पता है किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। किसका उल्लेख है? पंचायती राज का उल्लेख है। और पंचायती राज के संदर्भ में अगर अनुच्छेद की बात करें तो आप आर्टिकल ध्यान में रख सकते हैं 243 से लगाकर 243 ओ तक। कहां से कहां तक? 243 से लगाकर 243 ओ तक जो है ये पंचायती राज के संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है भाग 9A, और 9A में किसका उल्लेख किया गया है? नगरीय निकाय का। किसका उल्लेख किया गया है? नगरीय निकाय का। और नगरीय निकाय के संदर्भ में अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो आपको ध्यान में रखना है कि 243 से लगाकर 243 ZG तक। कहां से कहां तक? 243 से लगाकर आर्टिकल 243 ZG तक जो है किसका उल्लेख किया गया है? नगरीय निकाय संस्थाओं को। और ये भाग 9A कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अगला भाग आपको जो ध्यान में रखना है वो है भाग 9B। भाग 9B में किसका उल्लेख है? सहकारी संस्थाओं का। किसका उल्लेख है? सहकारी संस्थाओं का। और सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 243 से लगाकर 243 ZS से लगाकर 243 ZT तक, 243 ZS से लगाकर 243 ZH तक तो है किसका उल्लेख किया गया है? सहकारी संस्थाओं का। और इसको कब जोड़ा गया? तो 97वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ा गया? आपको ध्यान में रखना है भाग कौन सा? भाग 9B। जहां से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, एक एक भाग के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि भाग जो है 9A और 9B और इनके संदर्भ में जो आर्टिकल हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसका भी क्रम है, देखिए जरा, 243 से लगाकर 243A पंचायती राज, 243P से लगाकर 243 ZG नगरीय निकाय, और 243 ZS से लगाकर 243 ZT किनका है? आपके सहकारी समितियों का। क्लियर है बात? अब इनके अलावा और भाग याद करना एक तरीका बताता हूं, देखिए जरा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है भाग 5 में किसका उल्लेख है? संघ सरकार का। सबसे पहले सबसे बड़ी सरकार कौन सी? संघ सरकार, तो भाग 5 संघ सरकार। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भाग 6, भाग 6 में कौन सी सरकार? राज्य सरकार। कौन सी सरकार? राज्य सरकार। इसके बाद भाग 7 में था भाई बी राज्य। भाग 7 में कौन सा था? बी राज्य। लेकिन बी राज्य क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में जो है ये आपको ध्यान में रखना है, भाग 8 में उल्लेख है संघ शासित प्रदेशों का। संघ शासित प्रदेशों का। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा भाग 9 में किसका उल्लेख है? तो भाग 9 में किसका उल्लेख है? पंचायती राज का। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि बताइएगा जरा भाग 9A में किसका उल्लेख है? तो आप कहेंगे भाग 9A में किसका है? नगरीय निकाय का। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा भाग 9B में किसका उल्लेख है? तो आप कहेंगे भाग 9B में है सहकारी संस्थाओं का। क्रम है कि नहीं है? देखिए जरा, सहकारी संस्थाएं सबसे पहले संघ सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर बी राज्य, फिर संघ शासित प्रदेश, फिर पंचायती राज, फिर नगरीय निकाय और फिर क्या? सहकारी संस्थाएं। अगर आपने इसी प्रकार से क्रम से पढ़ा, सीक्वेंस से पढ़ा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। कहां तक हो गए? भाग 9 तक। अगले भाग के बारे में बात करें तो आपको ध्यान में रखना है भाग 10। कौन सा? भाग 10। और भाग 10 में क्या है?
अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रशासन। आर्टिकल कौन सा ध्यान में रखेंगे? 244। एक ही आर्टिकल है, कौन सा? 244। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भाग 11, और भाग 11 में है केंद्र और राज्यों के बीच में, किन के बीच में? केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य कैसे संबंध? विधायी संबंध। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो आपको जरूर ध्यान में रखना है आर्टिकल 245 से लगाकर आर्टिकल 263 तक कौन सा भाग है? भाग 11। विधायी संबंधों का क्या मतलब हुआ? भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी को? संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता यह है कि राज्यों को भी संविधान के द्वारा अधिकार एवं शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे आपने पढ़ा था भाग 6 में। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार से विषयों का बंटवारा होगा, किस प्रकार से केंद्र और राज्य आपस में समन्वय और सहयोग के साथ जो है देश की शासन व्यवस्था को संचालित करेंगे, उनसे संबंधित तमाम बातें जो हैं ये कौन से भाग में लिखी गई हैं? भाग 11 में। अगला जो भाग आपको ध्यान में रखना है वो है भाग 12। कौन सा भाग ध्यान में रखेंगे? भाग 12। और भाग 12 में किसका उल्लेख है? केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। केंद्र राज्यों के मध्य, केंद्र राज्यों के मध्य कैसे संबंध? वित्तीय संबंध। केंद्र राज्यों के मध्य कैसे संबंध? वित्तीय संबंध। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 264 से लगाकर आर्टिकल 300A तक जो है ये कौन से भाग में है? भाग 12 में। ये जैसे ही मैंने 300A लिखा तो आपको जानकारी होगी कि ये कैपिटल लिखा, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया। और 300A में आपको पता होगा कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, तो कानूनी अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत बनाया गया? आर्टिकल 301 के तहत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार बना? कानूनी अधिकार बनाया गया। अगला भाग आपको ध्यान में रखना है भाग 13। और भाग 13 में क्या है? अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम। और अगर इनके आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 301 से लगाकर आर्टिकल 307 तक। आर्टिकल 301 से लगाकर 307 तक इसका उल्लेख किया गया है अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य समागम। अगला देखिए, अगर भाग 8 के बारे में, भाग 14 के बारे में बात करें तो भाग 14 में है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित प्रावधान जो ये कौन से भाग में किए गए हैं? भाग 14 में। और यहाँ पर अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 308 से लगाकर आर्टिकल 323 तक जो है अखिल भारतीय सेवाओं के से संबंधित प्रावधान किए गए। और इसी के तहत जो है किसका गठन किया गया है? यूपीएससी का, जिसे अपन बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। और इसी के तहत जो है ये राज्य लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई है। और इसी के तहत जो है ये संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। और तीनों का गठन से संबंधित एक ही आर्टिकल है, कौन सा? 315। आर्टिकल 315 कौन से भाग से संबंधित है? भाग 14। आर्टिकल 315 में प्रावधान किया गया है कि संघ में केंद्र में एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसे अपन संघ लोक सेवा आयोग कहेंगे। प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जा सकता है। ठीक है, 315 में। और इनके बाद 316 से लगाकर 323 तक जो है इन संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य, इनकी नियुक्ति, इनके कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया और प्रतिवेदन से संबंधित बात की गई है। अगला आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है साथियों, अगला आर्टिकल है भाग है 14A। अगला जो भाग कौन सा है? 14A। और जैसे ही मैंने ए कैपिटल लिखा, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया। इसमें उल्लेख है प्रशासनिक अधिकरण का। किसका उल्लेख है? प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख किया गया है। और प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो आपको आर्टिकल ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 323A
और कौन सा ध्यान में रखेंगे 323 बी, आर्टिकल 323 ए और आर्टिकल कौन सा 323 बी। और इसको कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। किसका प्रावधान किया गया है? प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित प्रावधान किया गया है। कितने भाग हो गए? भाग 14। अगले भाग के बारे में बात करें, आपको ध्यान में रखना है भाग 15। भाग 15 में किसका प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग पे चुनाव तो करवाने होंगे ना, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के संदर्भ में अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद आपके 324 से लगाकर आर्टिकल 329 तक, 324 से लगाकर 329 तक किसका उल्लेख किया गया है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए 4 तत्वों का होना बेहद ज्यादा आवश्यक होता है, और उसमें एक चुनाव का निष्पक्ष एवं पारदर्शिता की होना बेहद ज्यादा आवश्यक होता है। निर्वाचन आयोग का स्वतंत्र होना बेहद ज्यादा आवश्यक होता है। इसीलिए भारत में निर्वाचन आयोग को संवैधानिक निकाय बनाया गया, और भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए। 4 तत्व कौन कौन से? एक तो चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। एक लोकतंत्र के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक होता है। थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है लोकतंत्र के लिए। भाई लोकतंत्र का मतलब है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी हो। भारत में लोकतंत्र है, जनता की भागीदारी है, हम सब वोट देते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन जनता का विश्वास लोकतंत्र के प्रति कब बना रहेगा? लोकतंत्र जीवंत एवं प्रासंगिक तभी बना रहेगा ना जब जनता का विश्वास लोकतंत्र के प्रति रहेगा। और जनता का विश्वास तभी रहेगा जब सबसे पहले यहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। न्यायपालिका क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो फिर लोकतंत्र का कोई औचित्य है ही नहीं। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर चुनाव जो है निष्पक्ष होने चाहिए। चुनाव कैसे होने चाहिए? निष्पक्ष होने चाहिए। तीसरी बात करें तो तीसरी जो भाग 14 में अपने पढ़े थे, कौन से? अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारी, जिसको अपन बोलते हैं लोक सेवक। लोक सेवकों की जो भर्ती है ये निष्पक्ष होनी चाहिए। ये जो ब्यूरोक्रेसी अगर भ्रष्टाचार के माध्यम से आएगी, नौकरशाह अगर भारत में कहते हैं ना, नौकरशाह दीमक की तरह होता है। अगर नौकरशाह भ्रष्ट है तो दीमक की तरह पूरे देश को क्या कर देते हैं? खोखला कर देते हैं। लेकिन अगर नौकरशाह मजबूत हैं, नौकरशाह का मतलब है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो मजबूत हैं, और उनका जो है एक पारदर्शी परीक्षा के माध्यम से, एकदम बिल्कुल निष्पक्ष परीक्षा के माध्यम से उनका चयन हुआ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर सकती। क्योंकि सारी नीतियों का निर्माण तो कौन करते हैं? ये नौकरशाही करते हैं जो आपके वहाँ सचिवालय में होते हैं, राज्य में और केंद्र में। ठीक है, नेताजी तो क्या करते हैं? नेताजी को नहीं जानकारी होती है कि विधि मंत्री बना तो गया, लेकिन विधि मंत्री से संबंधित क्या क्या कार्य रहते हैं, ये सारे के सारे उनके जो नौकरशाह होते हैं, जिसे अपन भारतीय प्रशासनिक सेवा, और प्रत्येक राज्य में राज्य प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं वही उन नीतियों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगला देखिए जरा, अगला जो है ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी। सीएजी का मतलब क्या? सरकार ने 1 वर्ष में कितना पैसा खर्च किया, उसकी अगर ऑडिट ढंग से हुई है, उसकी जांच निष्पक्ष हुई है, तो सरकार ने कोई घोटाला किया है उस घोटाले का पता चले। क्योंकि पैसा किनका है? भारत की जनता का पैसा है, जिसका सरकार ने कोई दुरुपयोग तो नहीं किया है। भाई पैसा किनका है? जनता का है ना। भारत की संचित निधि में जो पैसा है वो हम सब का है। आप कहेंगे कि हम सब का मतलब हमने कब सरकार के राजकोष में पैसा जमा करवाया? ये मारकर खरीदा है, इनके पीछे जीएसटी लगी है, तो पैसा तो दिया ही होगा ना। हम जो भी उपभोग करते हैं, जो भी खरीदते हैं, उसके पीछे टैक्स लगता है, और टैक्स लगता है, टैक्स कहाँ जमा होता है? इस संचित निधि में जमा होता है। तो सरकार की आय क्या है? टैक्स ही तो है। सरकार की आय क्या है? टैक्स ही तो है, जहां सरकार के राजकोष में जमा होता है, और फिर जो है ये कानून बनाकर या फिर किसी भी प्रकार का बजट जारी करके जो सरकारें पैसा खर्च करती है। राजनेता कोई घर से थैला भर के नहीं ले जाते पैसों को। पैसा कहाँ है? संचित निधि में। और पैसा किनका है? हम सब का है, भारत की जनता का है। भारत की जनता के पैसा का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए एक अच्छे निष्पक्ष और पारदर्शी जांच, और ये कौन करता है? सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एक अच्छे लोकतंत्र के लिए इन 4 तत्वों का होना क्या है? बेहद ज्यादा आवश्यक है। और भाग 15 में किसका उल्लेख किया गया है? निर्वाचन आयोग का। इसके बाद बात करें किसकी? भाग 16 की। तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों हेतु
विशेष उपबंध, कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध। और कुछ वर्गों का क्या मतलब हुआ, तो यहां पर वर्गों का मतलब होगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल भारतीय। इनके लिए विशेष प्रावधान कर रखे हैं कौन से भाग में, भाग 16 में, जिसमें लिखा गया है कुछ वर्गों के लिए कैसा उपबंध, विशेष उपबंध। और इसके आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद ध्यान में रखना है आर्टिकल 330 से लगाकर आर्टिकल 342 तक। आपने देखा होगा आर्टिकल 330 में क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों का प्रावधान किसमें है, आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 330 में क्या है, लोकसभा में एससी और एसटी की सीटें आरक्षित होगी, जैसे वर्तमान में जो है लोकसभा में आरक्षित हैं। 331 और 333 एंग्लो इंडियन से संबंधित हैं, लेकिन वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 331 और 333 को क्या बना दिया गया है, अप्रासंगिक बना दिया गया। अप्रासंगिक हुए, समाप्त नहीं हुए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आगे अपन बात करेंगे इसके संदर्भ में। इसके बाद 332 में प्रत्येक राज्य की विधानसभा में भी एससी और एसटी के लिए सीटें क्या रहेगी, आरक्षित रहेगी। और इन सब के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए आयोग का भी गठन किया गया है। कौन सा भाग हो गया, भाग 16। इसके बाद अगला भाग जो आपको ध्यान में रखना है, भाग 17। और भाग 17 में किसका उल्लेख है, राजभाषा। किसका उल्लेख है, राजभाषा। और राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 343 से लगाकर आर्टिकल 351 तक जो हैं ये किसके संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं, राजभाषा से संबंधित। अगला जो भाग आपको ध्यान में रखना है, भाग 18। और भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध के संदर्भ में अगर अनुच्छेद की बात करें तो आपको पता होगा आर्टिकल 352 से लगाकर आर्टिकल 360। और आपातकालीन उपबंध में 3 प्रकार के आपातकाल जिसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा आपात, राष्ट्रीय आपात। दूसरा कौन सा, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा कौन सा, वित्तीय आपात। कौन सा आपात है, वित्तीय आपात। यहां पर अगर आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 352 के तहत कौन सा आपात है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 के तहत कैसा, वित्तीय आपात। बिल्कुल दे रखा है कौन से भाग में, भाग 18 में। और 3 प्रकार के आपातकाल। अगला देखिए भाग 19। भाग 19 की बात करें तो इसमें प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है। प्रकीर्णन। आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 36। आर्टिकल की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है 361 से लगाकर आर्टिकल 367 तक। 361 से लगाकर 367 तक। इसके बाद अगला भाग अगर बात करें कौन सा भाग, भाग 20। और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, इनका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में 368। और 368 में 2 ही प्रकार का संविधान संशोधन है, एक तो विशेष बहुमत द्वारा। कौन से बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा। और दूसरा जो है ये है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति। अब बात आती है कि विशेष बहुमत का क्या मतलब है। एक एक चीज के बारे में अपने को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, तो विशेष बहुमत में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी। 2 बातें कौन सी, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। कुल सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, बहुमत। कुल सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, बहुमत। और कुल सदस्य संख्या का बहुमत का क्या मतलब है कि लोकसभा में 543 हैं तो 543 का तो क्या होना चाहिए, बहुमत। राज्यसभा में कितने हैं, 245 हैं तो 245 का क्या होना चाहिए, बहुमत। और दूसरी इसमें शर्त रहती है वो है उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले। उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत।
उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का कौन सा बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो विशेष बहुमत का क्या मतलब हुआ? विशेष बहुमत में दो बातें होती हैं, कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान। आज कितने आए हैं? तो आज मान लेते हैं लोकसभा में 400 मेंबर आए हैं, तो 400 का कौन सा बहुमत चाहिए? 2/3 बहुमत। इसे क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। और दूसरा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडल से क्या लेनी होगी? अनुमति लेनी होगी। इसके बाद बात करें भारतीय संविधान के भाग 21 के बारे में, और भाग 21 में दिया गया है अस्थायी प्रावधान। कौन से प्रावधान है? अस्थायी प्रावधान। कुछ ऐसे अस्थायी प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान के भाग 21 में लिखे गए हैं। अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 369 से लगाकर आर्टिकल 392 तक। और लास्ट जो भाग रहेगा भाग 22, और भाग 22 में क्या है? हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं संक्षिप्त नाम। हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं कैसे नाम? संक्षिप्त नाम एवं संक्षिप्त नाम। आर्टिकल की बात करें तो आपको पता होगा आर्टिकल 393 से लगाकर आर्टिकल 395 तक। और भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? टोटल आर्टिकल की संख्या, अनुच्छेद की संख्या जो है ये कितनी है? 395। एक एक आर्टिकल के बारे में अपने बात की। 395 से लगाकर जो है ये 392 से लगाकर 369 से 392 तक जो है ये प्रावधान किया गया है भाग 21, और भाग 22 में जो है 393 से लगाकर 395 तक। ये है भारतीय संविधान के भाग। एक एक भाग के बारे में अपन जानेंगे जो आपके एग्जाम के सिलेबस में है और जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। लेकिन पहले अपने को पता तो होना चाहिए कि कौन से भाग में किसका उल्लेख किया गया है। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बताइएगा जरा भारतीय संविधान के कौन से भाग में, एक तो भाग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा सुमिलित कीजिए वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक तरफ भाग दे दे कि बताइएगा जरा भाग 6, भाग 8, भाग 9 और भाग 17, ठीक है। और दूसरी तरफ सुमिलित कीजिए दे दे, जैसे यहां पर दे दे संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, यहां पर दे दे राजभाषा, यहां पर दे दे पंचायती राज, यहां पर दे दे राज्य सरकार। अब बताइएगा जरा सही सुमिलित कीजिए। अपने को पता है एग्जैक्ट तो ही सही सुमिलित कर पाएंगे। और सही सुमिलित कैसे करेंगे? भाग 6 में किसका उल्लेख है? राज्य सरकार का। भाग 8 में किसका है? संघ शासित प्रदेश का। भाग 9 में किसका? पंचायती राज का। और भाग 17 में किसका है? राजभाषा। पहला तो प्रश्न नंबर ये पूछा जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा सुनिएगा, दूसरा प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, अगर आपको आर्टिकल पता नहीं है, एग्जैक्ट आर्टिकल पता नहीं है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि बताइएगा जरा मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। मुख्यमंत्री के संदर्भ में अगर आपसे प्रश्न पूछा गया और सामने आर्टिकल दे दिया गया, विकल्प नंबर ए दिया गया आर्टिकल 52, बी दिया गया है आर्टिकल 238, सी दिया गया है आर्टिकल 245 और डी दिया गया है आर्टिकल 164। अब बताइए जरा मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अपने को नहीं पता है भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में मुख्यमंत्री का उल्लेख है, अपने को एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अपने को यह पता है कि मुख्यमंत्री होता क्या है? राज्य में होता है। मुख्यमंत्री कहाँ होता है? राज्य में होता है। और अपने को यह पता है कि राज्य का मतलब भारतीय संविधान के कौन से भाग की बात हो रही है? भाग 6 की हो रही है। और भाग 6 का मतलब राज्य सरकार का प्रशासन जो है ये आर्टिकल 152 से लगाकर आर्टिकल 237 तक है। इतना पता है, एग्जैक्ट आर्टिकल पता नहीं है मुख्यमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। अपने को यह पता है कि आर्टिकल 152 से लगाकर 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। और राज्य सरकार में क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब जो मुख्यमंत्री आएगा वो 152 से लगाकर 237 के मध्य आएगा, और 152 से लगाकर 237 के बीच में जो नहीं है वो मुख्यमंत्री में नहीं है। मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। मतलब प्रश्न आपको एग्जैक्ट नहीं पता आंसर, फिर भी अगर आपको भाग याद है तो आप इस प्रकार से प्रश्न को क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। जैसे यहां पर जो है दो विकल्प दे दिए थे, यहां पर दे दिया था 153 और यहां पर दे दिया था 164। अपने को नहीं पता था, लेकिन कम से कम दो तो कट गए ना। दो कैसे कट गए? अब अपने को पता है कि इन दोनों के बीच में से एक का होगा। अब पता है कि सबसे पहले कार्यपालिका आती है, सबसे पहले क्या आती है? कार्यपालिका आती है। और राज्य की कार्यपालिका में कौन होता है? राज्यपाल होता है।
उसके बाद व्यवस्थापिका आएगी, फिर मुख्यमंत्री आएगा, या फिर कार्यपालिका में राज्यपाल के बाद जो है मुख्यमंत्री आएगा। तो आपको ध्यान है कि 153 का मतलब राज्यपाल है, मुख्यमंत्री तो आर्टिकल 164 है और मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163 है। इस प्रकार से ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भाग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपन सामान्यतः भारतीय संविधान के भाग को नहीं पढ़ते हैं, सीधे छोड़ देते हैं कि अब बाद में पढ़ लेंगे, या फिर पहले इसका ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अपन किस किस के बारे में जानने वाले हैं और कहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? भारतीय संविधान के भाग के संदर्भ में आज की इस क्लास में बात की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसी प्रकार से संविधान से संबंधित पहले ब्लूप्रिंट तैयार कीजिएगा और उसके बाद जो है एक एक आर्टिकल के बारे में अपन बात करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।